बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसने नॉर्सेट 7 की जो है नोटिफिकेशन निकाल दी है और ये नोटिफिकेशन कल की डेट में निकली है जो 1/8/2024 की है। और इसके बारे में मैं आज डिटेल में बताने वाली हूँ आपको कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को, कौन कौन एलिजिबल है। जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है उसका लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होती है, सैलरी कितनी बनती है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि एज लिमिट क्या है और फाइनली कुछ कुछ रिलैक्सेशंस जो एज में दी हुई हैं, कितनी फॉर्म के साथ फीस लगेगी, किसको रिफंड हो जाएगी और किसको नहीं होगी, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक और जानिए जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल। आपको फॉर्म फिल करने से पहले ही इसकी डिटेल जानना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी गलती ना करें जिससे आपका एग्जाम कैंसलेशन के मोड पे आ जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये नोटिफिकेशन और जो भी है डिटेल पढ़कर ही फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको जरूर बोलूंगी कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अदरवाइज आप मिस कर देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं अभी नोटिफिकेशन जो नॉर्सेट 7 की बाहर हुई है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो पे लेवल 7 में फॉल करती है और पे मैट्रिक्स होता है जो उसमें लेवल 7 में फॉल करती है, पे बैंड 2 आता है और जो हमारी बेसिक सैलरी होती है वो 9300 से 34,800 तक जाती है, जिसमें ग्रेड पे होता है वो 46 ग्रेड पे का स्टार्टिंग ग्रेड पे देती है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी में स्टार्टिंग ग्रेड पे जो है 4600 का होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक ग्रुप बी में फॉल करती है। तो काफी अच्छी पोस्ट है उन सभी नर्सेज के लिए जो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, जो फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं जो नर्सेस, और वो एग्जाम देने के बाद अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसको जान लें कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें। तो जो एलिजिबिलिटी है उसमें बीएससी नर्सिंग, आप अगर बीएससी नर्सिंग है या आपने पोस्ट सर्टिफिकेट, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होता है अगर पोस्ट बेसिक नर्सिंग की हुई है आपने, ये दोनों आपको किसी अच्छे बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं इंस्टीट्यूट, उन्हीं से पास आउट होना चाहिए। और जो है हमारा जो सर्टिफिकेट है जो नर्सिंग का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके थ्रू से। तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या तो आईएनसी से, नहीं तो अपनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। और इसमें एक और दिया हुआ है, उसमें डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, जीएनएम डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका मस्ट होना चाहिए या तो स्टेट से या आईएनसी। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने पोस्ट बेसिक या बीएससी में कोई असेंशियल जो है एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया है, लेकिन मैं बता दूं जीएनएम के लिए इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में एटलीस्ट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो एक्सपीरियंस है वो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन लेना है। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, वो आपको नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है वही वैलिड। अब आ जाते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट जो है वो 18 to 30 इयर्स की बताई हुई है। आपकी एज जो है 18 से अबव होनी चाहिए और 30 इयर्स से कम होनी चाहिए। अप टू 30 इयर्स यू कैन अप्लाई फॉर। उसके बाद कुछ कुछ एज रिलैक्सेशंस जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है वो इन्होंने जरूर बताई हुई है, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, जो कि लास्ट में दिया हुआ है उस पे भी हम लोग देख लेंगे उसको भी। अब जो एप्लीकेशन फीस है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए सेम है जो कि 3000 रुपीज है। SC ST कैटेगरी और EWS के लिए 2400 है। और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए इन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है जो एप्लीकेशन फीस है उसको। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं उनको जो फीस है वो
विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब रिजल्ट के बाद वो जो फीस है वो मतलब रिफंड हो जाएगी उनको आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर SC/ST सर्टिफिकेट, जो कि बाद में ये लोग डिमांड करेंगे। SC/ST सर्टिफिकेट का आपको वो अपलोड करना होगा जो अपना अकाउंट है उसमें, और आपको जो फीस है यानी 2400 जो SC/ST कैंडिडेट्स देंगे वो आपको रिफंड हो जाएगी। ये इन्होंने जरूर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ जनरल जो कंडीशंस हैं वो मैं बता देती हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही हाईलाइट करने वाली हूँ आपके सामने। ये जो एग्जाम है इसका मोड जो है वो ऑनलाइन होगा, और एग्जाम डेट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है 15 सितंबर जो कि संडे को आ रहा है, और जो मेन एग्जाम होने वाला है स्टेज 2 का वो होगा 4 अक्टूबर को 2024 जो कि फ्राइडे को फॉल हो रहा है। तो दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं और दोनों ही ऑनलाइन होने वाले हैं। तो ये थी एग्जाम डेट। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस हैं वो मैं बता दूं। जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन मोड में ही जाएगी, जो आपको www.aimsexams.ac.in पे फिल करनी होगी जाके। और जो एप्लीकेशन डेट्स हैं वो स्टार्ट होगी एप्लीकेशन 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, तो कल से स्टार्ट हो गई थी। और ये जो लास्ट डेट है इसकी वो है 21/8/2024, यानी 21 अगस्त को ये 5 बजे तक फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद मतलब कोई भी आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन वो नहीं रिसीव की जाएगी। यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि फटाफट अपना फॉर्म फिल कर दो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, और लास्ट मिनट का डिले मत करना। लास्ट मिनट के डिले में बहुत कंफ्यूजन्स, बहुत जो है एरर्स आने के चांसेस होते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए, जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। उनमें ये है कि जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप एलिजिबल आप नहीं है एग्जाम के लिए तो आप प्लीज फॉर्म फिल मत करना, अदरवाइज मतलब ये अननेसेसरी आपके ऊपर भी बर्डन हो जाएगा और जो बोर्ड है उसके ऊपर भी बर्डन है। तो अगर इफ यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट या कोई एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं लास्ट ईयर के एग्जाम के लिए, तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब जो करेक्शन विंडो है उसके लिए बताया हुआ है कि 22 से 24 तक करेक्शन विंडो, मतलब 22 से 24 तक आपको करेक्शन विंडो मिल जाएगी। अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, फॉर्म फिल करने के बाद, यानी 21 इज द लास्ट डे, 22 से 24 तक जो है करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, और अगर आपको कोई भी आपने मिस्टेक करी है तो वहां पे आप करेक्ट कर सकते हैं। 24/8/2024 यानी लास्ट डेट ऑफ करेक्शन के बाद 5 बजे के बाद आपको कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा, और अगर कोई भी एरर है फॉर्म में तो कैंडिडेट हैज टू बियर फॉर इट, क्योंकि अगर आपने करेक्ट प्रॉपरली करेक्ट नहीं किया है तो अगर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी तो एम्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आप ये मेक इट श्योर कि आप कोई भी एरर ना करें व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इन्होंने थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ के लिए बताया हुआ है। जैसे भी इमेज इंस्ट्रक्शंस हैं आपको अकॉर्डिंगली ही अपलोड करना है फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन। एज लिमिट जो मैं रिलैक्सेशन बोल रही थी वो मैं अभी बताने वाली हूँ। एज लिमिट रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, PWBD कैटेगरी के लिए 10 इयर्स है, PWBD कैटेगरी प्लस OBC अगर है तो 13 साल है, अगर PWBD SC/ST है तो 15 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो कि एनेक्सर 2 में इन्होंने बोला है कि आप कंप्लीट डिटेल देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर आप, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, अगर उन्होंने रेगुलर 3 साल की सर्विस दी है तो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो OBC हैं उनके लिए 8 इयर्स है, 5 + 3 इयर्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC/ST है तो 10 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। काफी अच्छा एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ, NOC सर्टिफिकेट के साथ अपना जो है फॉर्म फिल करना होगा।
और जो भी एनओसी और सर्टिफिकेट, जो कास्ट के सर्टिफिकेट लगते हैं, वो प्रॉपरली हमें पहले से ही लेके रखने हैं ताकि लास्ट मिनट का डिले ना हो, क्योंकि ड्यूरिंग काउंसलिंग सारे सर्टिफिकेट हमारे देखे जाते हैं, और कोई भी मिस्टेक, एरर या अगर हम शो नहीं कर पाते सर्टिफिकेट तो रिजेक्शन हो जाता है जो हमारी पोस्ट का। तो नेक्स्ट इज और चीज मैं बता दूं कि अगर आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं भी आप गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय हैं तो आपको वहां से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है एम्प्लॉयर से, ताकि जब एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग ये फॉर्म फिल करने के लिए, और आप एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए भी, और प्लस जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर शो करना पड़ता है ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा रहेगा नॉर्सेट का, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ये लास्ट टाइम जैसा ये होने वाला है। जो नॉर्सेट प्री होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, और उसके मार्क्स जो है फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। ये केवल क्वालिफाई करने के लिए लिया जाता है कैंडिडेट्स को। तो ये जो ड्यूरेशन होगी इस एग्जाम की वो 90 मिनट्स की रहेगी। एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग के आएंगे, जीके प्लस एप्टीट्यूड, और 80 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 20 प्लस 80, 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा पेपर, और जो 5 सेक्शंस हैं वो 18 मिनट्स के ईच, और 20 क्वेश्चन ईच सेक्शंस में होंगे। और एक बार अगर सेक्शन ओपन हो जाता है हमारा एग्जाम का, तो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उस सेक्शन को तभी आप सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। अगर आप फिर से वापस उस सेक्शन में जाके कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि सीबीटी एग्जाम जो है बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। जो ये एग्जाम है वो बिल्कुल अलग है। इसमें आप एक सेक्शन को करने के बाद प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा पाते हैं। आप अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया एक सेक्शन, तो आप दोबारा से उस सेक्शन को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए केवल 18 मिनट्स है उसको करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, जो भी आपकी रिवीजन बचती है सारा कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स ही दिए जाएंगे, और 18 मिनट्स के बाद वो सेक्शन डिसअपियर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दे कंडक्ट। उसके बाद आ जाएगा मेन एग्जाम, जो कि 180 मिनट्स का होता है, 160 क्वेश्चंस आते हैं, और यही मेन एग्जाम है जो हमारा डिसाइड करता है सिलेक्शन, फाइनल जो लिस्ट है उसमें। तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें मोस्ट जो है स्ट्रेस दिया जाता है, और 1/3 मार्क की जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर भी रहेगी, और यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे वहां पे हमें फर्स्ट एग्जाम में 5 सेक्शन दिए गए थे, यहाँ पे 4 सेक्शन दिए जाएंगे, 45 मिनट्स का ईच सेक्शन होगा, और 40 क्वेश्चन ईच सेक्शन में होंगे। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अगर आपने एक सेक्शन खोल लिया है एग्जाम करने के लिए, तो आपको वो सेक्शन कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। वंस यू सबमिट दैट सेक्शन, यू कैन नॉट गो बैक टू दैट सेक्शन एंड रिवाइज द थिंग्स अगेन। सो बी केयरफुल while you do the exam. Now the qualifying marks for this exam is 50% हमारे रहेंगे ओबीसी यूआर के, मतलब अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के। 45% रहेगी ओबीसी के लिए, 40% रहेगा एससी और एसटी के लिए। अगर आप इन इतने मार्क्स ले आते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, समझ गए। तो अगर आपको इतने मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं ताकि आप एम्स के जितने भी जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम में, उसकी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। जो स्टेज 1 है इसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि जो पासिंग यानी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यूआर के लिए 50 परसेंटाइल है, देन ओबीसी के लिए 45 परसेंटाइल है, और 40 परसेंटाइल है एससी एसटी के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हाउ मेनी इंस्टीट्यूट और हाउ मेनी एम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस नॉर्थ। यहाँ पे जो है 15 एम्स आर पार्टिसिपेटिंग,
फर्स्ट इज एम्स भटिंडा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, देन देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, देन एम्स न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश, विजयपुर. So these are the institutes which are participating in this NORCET 7. and इसमें जो भी पोस्ट आ रही है, हमें नंबर ऑफ पोस्ट अभी नोटिफाई नहीं हुई है, वो इन ड्यू कोर्स नोटिफाई हो जाएंगी वैकेंसीज के लिए भी. और इनके अलावा भी अगर कोई इनके अलावा भी कोई और इंस्टीट्यूट एम्स का पार्टिसिपेट करेगा तो ये इन ड्यू कोर्स जो है वो इंटीमेट करेंगे. तो जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फिलिंग की, वो मैं फिर से बता देती हूँ, 21 अगस्त ही है. तो आपके लिए बहुत ही कम टाइम बच गया है अभी फॉर्म फिल करने के लिए. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइमली फॉर्म फिल करिए. इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि जैसा कि मैं ये बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी मेरी, वो इस टॉपिक पे रहेगी कि जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है नॉर्सेट 7 में, तो आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, आपको इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाएगा हॉस्पिटल में, और सिलेक्शन होने के बाद एक नर्स को एक डिपार्टमेंट में कैसे लिया जाता है. तो दिस इज हाउ आई फील इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी नर्स टू नो हु इज सिलेक्टेड फॉर नॉर्सेट. तो जैसा कि मैं दिल्ली एम्स में काम कर रही हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सिलेक्शन के बाद एक नर्स को कैसे एक डिपार्टमेंट में डाला जाता है और वहां वो किस तरीके से अपना काम करती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक होने वाला है आपके लिए. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट में बिल्कुल डालिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व देम आउट. सो स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप रिव्यूइंग, और ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स. थैंक यू, बाय बाय.